काली बहू का ससुराल में पहला दिन। अरे मनहूस, एक तो दहेज में एक थैला भी नहीं लाई, ऊपर से काली कलूटी। मेरे सुरेश के तो भाग्य फूट गए। सच कहती हो माँ, इसी को तो कहते हैं करेला, वो भी नीम चढ़ा। जा जाकर देख महारानी जी क्या कर रही है। आज पहला दिन है, मुंह दिखाई भी होनी है। समझ नहीं आता क्या करूं, ना जाने सुरेश को इसमें क्या दिखाई दे गया। अरे माँ, हमारे भैया सीधे साधे हैं, वो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर। फंसा लिया होगा इस काली कोल्यूटी ने हमारे हैंडसम भैया को। सुमित्रा सर पकड़कर बैठी थी। उसके बेटे सुरेश ने गीता से शादी कर ली थी, जो देखने में सांवली और गरीब थी। अरे गीता भाभी, माँ ने कहा है कि तैयार हो जाना, कुछ ही देर में मुंह दिखाई होनी है। सुलेखा दीदी, मुझे मेकअप करना नहीं आता, आप मेरी कुछ मदद कर दीजिए। आहा, अरे भाभी, आपने अपना मुंह कभी आईने में देखा है? मेकअप का सारा डिब्बा भी आपके मुंह पर लगा दिया जाए तब भी आप काली की काली ही रहेंगी। वैसे भी मेकअप करने के लिए आपके पिताजी ने दिया ही क्या होगा। तभी कमरे में सुरेश आ जाता है। ये क्या बदतमीजी है सुलेखा? वो तुम्हारी बड़ी भाभी है, और अगर बात करने की तमीज नहीं है तो कमरे से चली जाओ। आप बेकार में परेशान हो रहे हैं। सची तो कह रही है वो, मैं हूँ काली कलूटी। गीता, तुम्हारा दिल हजारों खूबसूरत लड़कियों से भी ज्यादा खूबसूरत है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। सुरेश गीता की तैयार होने में मदद करता है और तैयार होने के बाद गीता मुंह दिखाई के लिए नीचे आ जाती है। बहुत सारी औरतें एक एक करके मुंह दिखाई करने लगती हैं। हे भगवान, सुरेश की अम्मा, घूंघट के अंदर तो अंधेरा ही अंधेरा है, बहू ना दिखे है। जरा हटो, मैं भी तो देखूं कौन सा चांद का टुकड़ा लाया है हमारा सुरेश। हे भगवान, ये तो मंगल ग्रह की मिट्टी उठा लाया। अरे सुलेखा, अपनी भाभी को नहाने को नहीं बताया क्या? लगता है कीचड़ लगाकर बैठ गई। अरे ना बुआ, हम तो काली भाभी इसलिए लाए हैं कि हमारे चांद जैसे भैया को किसी की नजर ना लगे। उल्टी सीधी बातें करते हुए सभी औरतें उसका मजाक उड़ाती हैं। घूंघट के अंदर गीता के आंसू लगातार बह रहे थे। तभी सुरेश के पिताजी कहते हैं, अरे आज ही मीठा बनाने की रस्म भी पूरी कर लो। तुम्हारी बहू कौन सी ऐश्वर्या राय है जो रोज रोज इसे देखने के लिए लोग आएंगे। सुरेश की माँ व्यंग से मुस्कुराते हुए कहती हैं, हाँ जी, बात तो सही कह रहे हैं। ओ महारानी, अब तो बहू बनकर आ ही गई हो तो किचन में जाकर सबके लिए खीर बनाओ, और याद रखना शाम का खाना भी तुमको ही बनाना है। सास की बात सुनकर गीता रसोई घर में खीर बनाने लगती है और कुछ ही देर में खीर बनाकर सबको खिला देती है। अरे भाई, एक बात तो माननी पड़ेगी, तेरी बहू के हाथों में जादू है। खीर तो बहुत अच्छी बनी है। हाँ, ये बात तो है, भले ही मंगल की मिट्टी हो पर खाना बनाने में नंबर 1 है। तबीयत खुश हो गई। ले बहू, ये 500 रुपए ले और अपना एंटी टैन फेशियल करा लेना। बुआ की बात सुनकर सभी लोग हंसने लगते हैं। सबके जाने के बाद गीता चुपचाप सभी बर्तन उठाकर रसोई घर में चली जाती है और शाम के खाने की तैयारी करने लगती है। देख गीता, कह देती हूँ, बार बार नहीं कहूंगी। सुबह का नाश्ता, खाना, शाम की चाय, रसोई का हर काम तेरे जिम्मे है। ठीक है अम्मा जी, आप परेशान मत हो। कल से मेरी ज्वाइनिंग है, लेकिन फिर भी मैं जल्दी उठकर ये सब काम पूरे कर दूंगी। आए हाय, हमारी काली कलूटी परी, काहे की ज्वाइनिंग? जरा हम भी तो सुने, कहाँ की कमिश्नर हो तुम? गीता के कुछ कहने से पहले ही गोली चलने की आवाज आती है। सभी लोग भागते हुए बाहर आते हैं। अरे ये कैसी आवाज है? अरे सोहन लाल, ये मैं हूं कृपा शंकर। तू जज है, फिर भी तूने गलत किया। तूने मुझे उम्र कैद की सजा दी थी। ये देख, मैं जेल तोड़कर बाहर आ गया। अब मैं तुझे सजा दूंगा। एक आदमी सुरेश के पिता को पीछे से आकर पकड़ लेता है। सभी लोग बाहर भागने लगते हैं। तभी गीता उठती है। आपके लिए यही अच्छा है कि आप पिताजी को छोड़ दें, वरना आपको पछताना पड़ेगा। तू आज की आई बहू मुझे धमकी दे रही है। ज्यादा बहादुरी दिखाने की कोशिश की तो अभी इन पर गोली चला दूंगा। अरे गीता, तू हमारे लिए वैसे ही मनहूस है। तेरे आते ही इतनी बड़ी मुसीबत में फंस गए हम। अब ज्यादा बहादुरी दिखाने की कोशिश मत कर और चुपचाप खड़ी रह। तभी सुरेश नीचे आता है और कृपा शंकर को अपने पिता को इस तरह पकड़े हुए देखकर तेजी से उसकी तरफ जाता है।
वहीं रुक जाओ सुरेश, वरना गोलियों से भून दूंगा। मैं जानता हूं पुलिस में तुम्हारी अच्छी जान पहचान है, लेकिन तुम्हें शायद ये नहीं पता कि इस समय यहाँ का थाना इंचार्ज बदल गया है, जो कल से ड्यूटी संभालेगा। कृपाशंकर बंदूक की नोक पर सुरेश को भी कुर्सी से बांध देता है। ठीक है, आप जो कह रहे हैं मैं वैसा ही करूंगी। आपकी दुश्मनी पिताजी से है ना, आप पिताजी को ले जाइए। ये क्या कह रही हो भाभी? अरे करम चली, तेरे मुंह में छाले पड़ गए क्या? नाप शनाप बक रही है। अरे सुरेश, कैसी पनौती घर ले आया तू, कुछ बोलता क्यों नहीं? अचानक गीता अपना घूंघट और साड़ी उतार देती है। अंदर उसने जीन्स और टॉप पहना हुआ होता है। सभी उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। वो जोर से छलांग मारकर चलती हुई कृपाशंकर को किक करती है। ये क्या? तुम तो नया थाना इंचार्ज गीता शर्मा हो। तुम यहाँ कैसे? मुझे पता है तुम ब्लैक बेल्टर हो, तुमने ट्रेनिंग के टाइम ही बहुत से अपराधियों का काम तमाम किया था। जी हाँ, बिल्कुल सही समझे आप। अब आपके लिए यही अच्छा होगा कि आप अपने आप को मेरे हवाले कर दें, वरना आपको शूट करने में मुझे 1 मिनट भी नहीं लगेगा। कृपाशंकर हथियार डाल देता है। सभी लोग गीता का ये रूप देखकर हैरान रह जाते हैं। अरे गीता मेरी बहू, तू यहाँ की थाना इंचार्ज है? अरे मेरी तो मती मारी गई थी जो मैं रंग रूप देख रही थी। अरे मेरी बहू तो लाखों में एक है। अरे भाई, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि आप वही गीता हैं जिनकी खबरें अखबार में पढ़कर आम लोग उनके जैसा बनना चाहते हैं। माँ, पिताजी, हम दोनों एक दूसरे को बचपन से जानते हैं। गीता जैसी लड़की से शादी करने के लिए पूरे शहर के लोग तैयार हैं, लेकिन गीता का एहसान है कि उसने मुझसे शादी करना स्वीकार किया। वाह वाह, क्या बात है बहू, तूने तो भरी बिरादरी में मेरी मूछें ऊपर कर दी। अरे बहू, मैं कह रही थी कि तुझे रसोई की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं और सुलेखा है ना, हम सब देख लिया करेंगे। जब ये बात पड़ोसियों को पता चलती है तो सभी दौड़ते हुए आती हैं। अरे तू तो घर की रोशनी है, अंधेरा तो हमारी बुद्धि पर पड़ा था जो हम रंग रूप देख रहे थे। अरे बहू, तूने तो औरतों की नाक रख ली। मैं तो अपनी बुद्धि का इलाज करवाऊंगी जो मैंने तेरा मजाक उड़ाया। तेरे जैसा बनने के लिए तो हमें कई जन्म लेने पड़ेंगे बहू, हमें माफ कर देना। भाभी, मैंने तुम्हारी गरीबी और तुम्हारे रंग दोनों का मजाक उड़ाया है। तुम कहीं मुझे जेल में तो बंद नहीं कर दोगी ना? नहीं सुलेखा, तुम्हें सजा तो देनी पड़ेगी। आज से तुम्हें कैद में रहना होगा। नहीं, माफ कर दे इसे, तेरे हाथ जोड़ती हूँ। नहीं, मैं माफ नहीं कर सकती माँ, क्योंकि आज से सुलेखा मेरे दिल में कैद रहेगी। गीता की बात सुनकर सब हंसने लगते हैं और सबका जीवन खुशी खुशी बीतने लगता। बहू, कम से कम इतने तो कपड़े पहन के शरीर ढक जाए। मम्मी जी, ये आजकल का ट्रेंड है, आप नहीं समझेंगी। तेरा नाम बर्फी है, तो उर्फी जावेद बनने की कोशिश मत कर, नहीं तो हमारे कर्म ही फूट जाएंगे। क्या तूने सोच ही लिया है कि हमें इस मोहल्ले से निकलवा कर ही मानेगी? मम्मी जी, तब बोलिएगा जब मेरे आगे पीछे कैमरा वाले घूमेंगे। लोग मेरी फोटो लेने के लिए लाइन लगाएंगे। हाँ। बर्फी शॉर्ट ड्रेस पहने हुए मटकते हुए अपने कमरे में चली जाती है। कल के लिए कुछ न्यू ड्रेस बनवा लेती हूँ, हर जगह मैं नजर आऊंगी। चलो चलती हूँ मास्टर जी के पास। बर्फी शहर के सबसे बड़े मास्टर के पास जाती है और कहती है, ओह मास्टर जी, मुझे अर्जेंट में एक ड्रेस बनवानी है। अभी मुझे परेशान मत करो, मेरे पास टाइम नहीं है। मास्टर जी, आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे सही में मनीष मल्होत्रा हूँ। सब आपको इस शहर का मनीष मल्होत्रा कहते हैं, लेकिन आप हो नहीं। आप इस बर्फी का ड्रेस बनाने से मना कर रहे हैं, एक दिन आप बहुत पछताओगे। हाँ। तुम बर्फी हो, कोई उर्फी जावेद नहीं जो इतने तेवर दिखा रही हो। बर्फी मास्टर को मुंह चिढ़ाकर चली जाती है। रास्ते में सभी बर्फी को देखकर आपस में बातें करने लगते हैं और बर्फी सोचती है, सब मुझे ही घूर रहे हैं। मेरी अदाओं और कपड़ों से सब मुझे उर्फी जावेद समझ रहे हैं। बर्फी दूसरे मास्टर के यहाँ पर जाती है और उसे छोटे से कपड़े का एक टुकड़ा देते हुए कहती है, मुझे कुछ डिजाइनर सा चाहिए, इस कपड़े को सिल दीजिए। मास्टर कपड़ा देखकर मन ही मन सोचता है, ये कपड़ा है या कोई लीरा, इससे तो मैं अपना रुमाल भी ना बनाऊं। ये तो उर्फी जावेद की भी माँ लग रही है। मास्टर जी, क्या सोच रहे हैं? सिलना शुरू कीजिए, मुझे कल ही पहनना है। इसमें सिलने के लिए है ही क्या? इतने छोटे टुकड़े से क्या ही बनेगा? ओहो मास्टर जी, आपके पास तो इतने टुकड़े होंगे, कुछ कपड़ों का इस्तेमाल कर लीजिए ना।
मास्टर जी अपने पास पड़े कुछ टुकड़े लेकर एक अतरंगी सा वन पीस बना देते हैं, जिसमें बर्फी का आधे से ज्यादा शरीर ढका ही नहीं होता। ड्रेस देखकर बर्फी मास्टर जी के हाथों को चूमते हुए कहती है, वाओ मास्टर जी, वाओ, ऐसी ही कोई ड्रेस मैं ढूंढ रही थी इतने दिनों से, वो भी, लेकिन कोई बना ही नहीं पा रहा था। देख लेना मास्टर जी, इस बर्फी के कारण आप कितने फेमस हो जाएंगे। मनीष मल्होत्रा के बाद कहीं आपका ही नंबर ना आ जाए। थैंक यू, थैंक यू। बर्फी इतरा कर चली जाती है और मास्टर जी मुंह चढ़ाते हुए कहते हैं, सुबह सुबह भुखाने के लिए कौन कौन आ जाते हैं, कोई ताकी भी ना इसके आगे। आई है बड़ी उर्फी जावेद बनने, जैसे उसकी इज्जत वैसी इसकी होगी। बर्फी ड्रेस लेकर घर चली जाती है। हॉल में पैकेट पड़ा देखकर संतोष पैकेट खोलकर वो ड्रेस निकालती है। ड्रेस देखकर उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। ये तो दिन पर दिन हद करती जा रही है, बेशर्मी की भी कोई हद होती है। क्या हुआ मम्मी जी, आप चीख क्यों रही हैं? अरे चीखूं नहीं तो क्या करूं, कहाँ पहनेगी इसे, सब कुछ तो दिखेगा ही इसमें। मैं कभी ये नहीं सोचती हूँ कि क्या दिखेगा और क्या नहीं, मैं बस फैशन और ट्रेंड को फॉलो करती हूँ, समझी मम्मी जी। अगले दिन बर्फी अपने पति साहिल के साथ न्यू ड्रेस पहनकर घूमने के लिए निकल जाती है। बर्फी को इतने ओपन ड्रेस में देखकर सब अपने घर और दुकान से निकलकर बर्फी को देखने के लिए खड़े हो जाते हैं। क्या हॉट दिख रही है, आ गए ये तो किसी भी पानी से न बुझे। कैसी औरत है ये भी क्यों पहनी हो, इसे भी उतार दो। लोग बर्फी और उसकी ड्रेस पर अलग अलग टिप्पणियां करने लगते हैं। तभी कुछ मीडिया वाले वहां पर आ जाते हैं और बर्फी की फोटो लेने लगते हैं। फोटो क्लिक करवा के बर्फी खुशी से पागल हो जाती है। फिर मीडिया वाले उसका इंटरव्यू लेने लगते हैं। मैडम, आप किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं दिख रही हैं, आपको देखकर तो उर्फी जावेद भी एक बार कम पड़ जाए। ये सब आप लोगों का प्यार है बस। तभी लोगों की भीड़ में से एक आदमी आता है और कहता है, जो पहना है वो भी उतार दो, कैसे कैसे कपड़े पहनकर आ जाती हैं। तीखे कमेंट सुनकर बर्फी आग बबूला हो जाती है और कहती है, मेरी बॉडी है, मैं जो पहनूं जैसे पहनूं, किसी को मेरे ऊपर कमेंट करने का कोई राइट नहीं है। मुझसे जलने वाले बहुत हैं। मैं बर्फी हूँ, अगली बार कुछ कहने से पहले सोच लेना, समझे? मैडम शांत हो जाओ, कुछ दिनों में आप एक सेलिब्रिटी बन जाएंगी, आपको तो इन सब की आदत डाल लेनी चाहिए। कुछ लोगों को मुंह तोड़ जवाब देना ही पड़ता है। साहिल ये सब देखकर इरिटेट हो जाता है और बर्फी को घर लेकर आता है। इन फटे चिटे कपड़ों में मेरे साथ नहीं जाओगी तुम। ओहो डार्लिंग, यू डोंट नो इट्स अ फैशन। शट अप, ये उर्फी जावेद की तरह बिहेव करना बंद कर दो, हिंदी में बोल सकती हो तुम। दिन बीतने लगते हैं और बर्फी पर उर्फी जावेद का भूत चढ़ता ही जाता है। संतोष और साहिल बर्फी की हरकतों से परेशान हो जाते हैं। एक रोज बर्फी इतराते हुए फटी हुई जीन्स का टॉप बनाकर मार्केट में निकल जाती है और एक दुकान पर जाकर कहती है, भैया मुझे चेंज मिलेगा क्या? ओ भिखारन, चल निकल यहाँ से, मैं ही मिलाऊं क्या तुझे, मेरी दुकानदारी खराब करेगी। ओहो भैया, मैं कोई भिखारी नहीं हूँ। बर्फी को जो रास्ते में देखता है उसका मजाक उड़ाने लगता है। तभी एक भिखारन बर्फी को देखकर कहती है, ये तो मुझसे भी बड़ी भिखारन है, इसके पास तो पहनने तक को कुछ नहीं है। ए हट, मेरी जगह पर मत बैठ जाना। चल निकल यहाँ से। हाँ, कैसे लोग हैं, फैशन तक नहीं जानते। एक दिन जब मुझे टीवी पर देखोगे ना, तब पछताओगे सब। फिर रास्ते में उसे एक गुंडा मुन्ना छेड़ते हुए उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, ये क्या पूरा बदन दिखाओ मेरी रानी, इतने से क्या होगा? गुंडे मवाली, सुंदर लड़की देखकर छेड़ते हो, घर में माँ बहन नहीं है क्या तुम्हारे? बर्फी मुन्ना को एक तमाचा मारती है और चिढ़कर अपनी कार की ओर जाती है। तभी वो देखती है कि उर्फी जावेद अपनी गाड़ी से निकल रही है। बर्फी उसके पास जाती है और उर्फी जावेद उसे देखकर कहती है, ओह वाह, ये तो मैं हूँ, तुम बिल्कुल मेरी ही कॉपी हो। हाउ कूल, यू आर माई रोल मॉडल। बट यहाँ के लोगों को कौन बताए मैम, भाड़ में जाए दुनिया, हम बजाएंगे हारमोनिया। तभी संतोष बाजार में दोनों को देखकर कहती है, एक कम थी जो दूसरी आ गई। अरे बर्फी, अब तुझे घर आने की जरूरत नहीं है, तू इसी के साथ रहे अब। संतोष बर्फी को अपने घर से निकाल देती है और उर्फी जावेद कहती है, मैं तो यहाँ से जा रही हूँ, लेकिन बहन तुम इस शहर में मेरे नाम को खत्म होने मत देना, चाहे इसके लिए तुम्हें कुछ भी करना पड़े। एक दिन मेरी तरह तुम भी लोगों की नजर में आ जाओगी, समझी? गुड लक।
उर्फी जावेद चली जाती है और इधर बर्फी अकेले रहने लगती है और अतरंगी कपड़े पहनकर इधर उधर घूमने लगती है। तभी मुन्ना गुंडा बर्फी को किडनैप कर गाड़ी में डालकर ले जाने लगता है। अब मैं तुम्हें अपना बनाकर रहूंगा। उस दिन तो तुम बच गई मुझसे, अब तुम्हें कौन बचाएगा उर्फी जावेद? बचाओ, कोई है, प्लीज हेल्प मी, बचाओ। बर्फी की आवाज सुकृति सुन लेती है। लगता है बर्फी कोई मुसीबत में फंसी है, मुझे उसकी मदद करनी होगी। सुकृति बर्फी की गाड़ी का पीछा करती है और जहाँ मुन्ना उसे छुपाता है वो जगह देख लेती है। सुकृति, पुलिस को कॉल कर, नहीं तो ये गुंडा बर्फी की जान ले लेगा। सुकृति फोन कर पुलिस को बुला लेती है और पुलिस मुन्ना को अपनी हिरासत में ले लेता है और बर्फी बच जाती है। मुझे अपनी गलती का पछतावा हो रहा है। मैं उर्फी जावेद बनने के चक्कर में भूल ही गई कि मैं किसी की बहू हूँ और किसी की पत्नी हूँ। मुझे कोई उर्फी जावेद नहीं बनना। तुझे समझ आ गया ना? यही बहुत है। बर्फी अपने ससुराल चली जाती है और संतोष और साहिल से माफी मांगते हुए कहती है, मैं बस इस घर की बहू बनना चाहती हूँ मम्मी जी, मुझे माफ कर दीजिए। साहिल और संतोष बर्फी को माफ करके उसे वापस अपना लेते हैं।